तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में संचन का चैप्टर हरिहर काका। ये पार्ट 3 है। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य ठहरा, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को मटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाश लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को ले कहाँ भाग गए। अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वह आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियां बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। उस कमरे जी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वह जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। हरिहर काका जमीन लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़ा निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सारे और लिखे कुछ कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा वाक्य व्यक्त हो रही। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोलकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हरिहर काका हथियार जुटा लिए गए थे। 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अब किसी
आवश्यक कार्य काका घर से गांव में निकलते तो चार पांच की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते भाइयों ने ड्यूटियां बना ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्ग में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी और अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वह उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाइयों को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उससे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रच आया है। साधु के बाने में महंत पुजारी और उसके अन्य सहयोगी लोभी लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं और अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वह अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी में जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वह अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिरध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात एक गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी। इसलिए लिखवाने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने
वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। काका ने सोच लिया कि ये सब एक बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरें, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उनके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उनका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देने उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उनकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरियर काका को लगता है कि अगर रमेशर ने अब जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उनके पाप पखारते होते। हरियर काका गुस्से से खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूल जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरियर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों की चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले भी बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुट गए थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा दे कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई, फिर हरियर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि
उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरियर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जख्म जरूर जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इनके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेगा। और यही महंत जी को भी थी कि हरियर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें दबोचेंगे। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ। फिलहाल हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और उनके भाई की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरियर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपने ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेता ही हैं। वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरियर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरियर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सहयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरियर काका। आंगन, खेत खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरियर काका की
चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरियर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर से लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जमीन का हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरियर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगी है वह नमक मिर्च मिला उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उनकी अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियां बहेंगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुंटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघा खेत में से 5 बीघा बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्य आत्मा और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरे गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है।
उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। थैंक यू।